है दिवाकर में आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड में, जिसमें हम आज की खुराक में हम बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अल्पसंख्यक आयोग और मत्स्य संपदा योजना। हिंदी अनुप्रयोग है, तर्क संख्या है। करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और इसके बारे में हम ये बताएंगे कि कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमको मिलेंगे जो कि बहुत ही मिक्सअप है। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अलग हैं और करंट अफेयर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऐड किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे तो हम आगे चलकर इसको क्विज बनाएंगे और क्विज हो सकता है आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कोट आ रहा है, कोट पर हम जरूर ध्यान देंगे। देखिए जो है स्वामी विवेकानंद जी कर्म के बारे में बात करते हैं कि कर्म ही सफलता का एकमात्र विकल्प है और यदि सफलता प्राप्त करने का उद्देश्य समाज का कल्याण है तो भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देखिए जो कर्म होता है, कर्म असल में वो जो गीता है ना, वो पूरा एक कर्म का श्लोक है। 47 या 49 का एक श्लोक है जो जिस पर एक पूरा गीता का सार रखा हुआ है। उसमें कर्म के बारे में बात करता है कि कर्म क्या करता है। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे हम सफलता के बारे में बात करेंगे। सफलता होगा तो एक फोकस होगा कि हमारा सफलता किस तरफ जा रहा है, किस बिंदु पर होकर जा रहा है। जब ये चीज़ें चलेंगे, किस वेग से जा रहा है, किस दूरी पर जा रहा है, जब ये चीज़ें हूबहू चलने लगेंगी तो ये समझ लीजिए आप उसके अग्रसर हैं। जब अग्रसर हैं तो समझिए कि आप कर्म कर रहे हैं। तो जब कर्म होगा तो सफलता आपको निश्चित मिलेगा। और यदि ये समाज से जुड़ा हुआ हो तो समाज को छूता हुआ चला जाए तो वो हूबहू वो कल्याण के उद्देश्य में होगा, वो भगवान को छूता हुआ जाएगा। क्योंकि ये जो समाज है ना, आप कितना भी कर्म कर लीजिए, वो कितना भी आपके पास धन दौलत हो जाए, आपको अगर कोई जानता ही ना हो या फिर आपका परिवार ही सपोर्ट ना करता हो तो किस काम का ये समाज है, किस काम का ये लोकतंत्र है, किस वही बात है रावण वाली बात, लंका वेदी। तो वो चीज़ें जो थी, अगर आपके परिवार में ही यह समस्या है तो आप कितना भी चीज़ें पहलवानी वाली बात कर लें, हम बहुत बड़ा पहलवान ये कर लेंगे, तो वो कहाँ से ये होगा। कर्म तो आप कर रहे हैं कि मुझ में इतना 12 सिक्स पैक्स है या हिस्से अगर बात करें दर्जन के हिसाब से पैक है, तो वो पैक किस हिसाब से है। अगर आपके पास दिमाग ही नहीं है, समाज चलने लायक ही नहीं है, बोलने लायक नहीं है, तो विकलांगता ही है। आपका सिक्स पैक किसी काम का नहीं है। तो यही है कि भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कल्याण से जुड़ा हुआ है। वो कल्याण से जब जुड़ता है तो उसका उद्देश्य होता है कि लोगों में सद्भावना हो, सबके एक आदरणीय साबित हो कि हाँ ये चीज़ें कर्म से चल रही हैं, तब वो चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद भी इस कोट पर जोर दिए हैं कि कर्म ही योग है, योग से सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में देखिए जो चीज़ें हैं कि जो निकट दृष्टि है, इसमें दृष्टि में कुछ और नहीं है, माइपिया है। तो देखिए इसमें जो माइपिया में है वो आँख का जो पुतली है वो लंबा हो जाता है। वो जो रेटिना आप देख रहे थे यहाँ पर, देखिए ये वाला हिस्सा, इसका एक जो काला काला वाला ब्लैक वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा रात में फैलता है, लेकिन दिन में भी जब फैलने लगेगा तो क्या होगा। जब दिन में ही आप उजाले में जाइए और रात में फैलने लगे तो ये संभव नहीं है। तो वहाँ पर एक ऐसा अवरोध उत्पन्न होगा जो कि आपको संभावना से उत्परित होगा। क्योंकि देखिए जब रात होती है ना तो रात को आंखें सिकुड़ती हैं या फिर फैलती हैं, ये ऐसा नियम है, और दिन में आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो ये वाला हिस्सा सिकुड़ता है या फिर फैलता है, कुछ इसका भी पोजीशन लोकेशन चेंज होता है, क्योंकि इसमें एक लेंस लगा होता है। वो लेंस के माध्यम से उसको प्रकाश को एब्जॉर्व करता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा ही कुछ प्रोसीजर है। तो देखिए जो बाहरी आँख है, आँखों का रंगीन भाग है या पुतली है, लेंस का प्रकाश वाला हिस्सा है, वो वक्रता चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये देखिए वो जो माइपिया है वो अवतल लेंस या डाइवर्जन है। वो डाइवर्जन क्या करता है कि वो चीज़ें एक जगह पर इकट्ठा करता है। जैसे ये आपकी आँख हो गया, वो प्रकाश को क्या करता है, खींचता है या फिर लेता है।
जैसे ब्लैक होल है, प्रकाश को पूरी तरह से खींच लेता है अपने की तरफ, ऐसे हमारे आंखें हैं, काली वाला हिस्सा वो पूरा पूरा प्रकाश क्या करता है, वो खींच लेता है। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वहाँ से खींच करके संश्लेषित करता है कौन सी सूचना है क्या नहीं है। तो इसका जो नकारात्मक डायमीटर है वो डायमीटर यूनिट होता है किसका, लेंस का। जैसे 1.2 है, आपको देखिए आपको उम्र कितना होगा, लगभग 12 साल होगा या 22 साल या 25 साल, तो उसका 1.5 जो यम होता है या डायमीटर होता है वो इतना ही नॉर्मल वाला होता है। कितना होता है, 2.5 का। ये सब नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल हर लड़के में होता है, करीब 30 साल के हैं या 35 साल के हैं तो वो 2.5 ही होगा, या फिर 0.25 होगा, ऐसा ही डायमीटर होगा। तो डायमीटर कुल मिलाकर के यूनिट होता है, इकाई होता है। अवतल लेंस जो निकट दृष्टि दोष में होता है वो अवतल लेंस का ही इस्तेमाल होता है। तो क्यों ऐसा होता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस कैसे लगाए जाते हैं, तो देखिए अवतल लेंस जो होता है वो कुछ ऐसा डिजाइन होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला पतला वाला हिस्सा बीच में होता है और मोटा वाला हिस्सा बाहर लगा होता है, और इस हिसाब से जब ये रेज आती हैं इस पर और यहाँ पर से रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये सारी चीज़ें एक जगह पर केंद्रित होती हैं। जब केंद्रित होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है। जब टेढ़ा हो जाता है तो सारा प्रकाश ऐसे ही टेढ़ा होकर एक जगह केंद्रित होने लगता है। तो इस हिसाब से देखिए, तो एक जगह जब केंद्रित होगा तो इसको डाइवर्ज कर रहा है, सारी चीज़ों को एक जगह सिकोड़ रहा है। तो इस तरीके से अवतल लेंस बना होता है। तो जब हम देखते हैं 80-90 साल जो बुजुर्ग होते हैं वो दो तरह के लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा होता है, एक होता है आपका ये पतला मोटा वाला और ये एक होता है पतला वाला। तो हम आगे बात कर रहे हैं कि जो दूर दृष्टि दोष में है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जो दूर दृष्टि दोष है ना वो उसमें कुछ ऐसा है कि हाइपरोपिया जो होता है, हाइपरोपिया में है दूर दृष्टि दोष में। इसमें देखिए जो दूर की चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर की चीज़ें कैसे कैसी दिखाई देती हैं, पास पास दिखाई, जबकि वस्तुएं जो है पास की वो धुंधली दिखाई देती हैं। तो वो चीज़ें जो गेंदा है, आँख का जो जो गोले वाला हिस्सा है वो क्या होता है, उसका आकार जो है कम होता है, और उधर निकट दृष्टि में आकार जो है वो बड़ा होता था। तो दूर दृष्टि में ऐसा ही है, इसका आकार जो है गेंदे का आकार कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब ये क्या है कि वो जो लेंस लगा हुआ है आपके आँख के अंदर उसमें चीज़ें प्रवेश ही नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि प्रवेश जब कर रही होती हैं तब एक अविस्किटल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका एरिया ज़्यादा सिकुड़ जाता है। इस आँख का सिकुड़न होने की वजह से आकार कम हो जाएगा। तो उसका जो प्रकाश उसमें से घुसेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर नर्वस सिस्टम तक पहुँच ही नहीं पाएगा, रीड ही नहीं कर पाएगा रेटिना तक। तो रेटिना के पीछे एक केंद्रित भाग होता है जो कि वो स्थायी प्रकाश को संश्लेषित करता रहता है, हमेशा खींचता रहता है। रेटिना पर पर्दे पर जब पड़ता है तो उसके पहले ही पड़ेगा तब वो दूर दृष्टि दोष होगा, रोग होगा, इसलिए ये रेटिना के पहले ही पड़ता है। तो देखिए जो होता है हाइपरोपिया जो होता है, रोगी जो वस्तुओं के दूर की वस्तु होती है वो साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु वो साफ क्यों नहीं दिखाई देती। इसमें देखिए सवाल जवाब में है, क्या है, दूर की दृष्टि, दूर की वस्तु जो होती है बहुत साफ दिखाई देती है, क्योंकि हम देख पाते हैं इसकी जो गोले वाला हिस्सा है, यहाँ पर देख पा रहे होगे गोले वाला हिस्सा ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो आपको दूर की दृष्टि बहुत ही साफ दिखाई देगी। और जो नाविक होते हैं, जो जो जहाज पर काम करते हैं और जो समुद्र में काम करते हैं वो एक आँख का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं एक आँख का इस्तेमाल, क्योंकि एक आँख का जब इस्तेमाल करेंगे तो आँख का वो जो ये गोले वाला हिस्सा, काला वाला हिस्सा, वो एक ही आँख से देख पाएंगे और वो दूर से देखेंगे कि कितना शहर दूर पर है। पुराने मॉडल में कुछ ऐसा ही, अब तो सेटेलाइट जैसे चीज़ें हैं फिर भी अनुमान लगाया जाता है। सेटेलाइट तो काम ही नहीं करता क्योंकि नेटवर्किंग से चलता है। तो आज भी ऐसा ही सिस्टम है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है कि आप उसका उल्लंघन करें, क्योंकि ये मोबाइल और या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आपका सब बेकार है, वहाँ पर काम ही नहीं करेगा। जब आपका बहुत बड़ा उद्देश्य होगा ना उसी समय ये लैपटॉप और मोबाइल या बिजली कनेक्शन सब ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि नेचर का प्रकृति ही ऐसा है
कि वो सारी चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं। इसलिए ह्यूमन क्वालिटी को रखा गया है कि ह्यूमन रहेगा तो उस चीज़ को रीड करेगा कि वहाँ पर वस्तुएं रखी जाएंगी, जब जैसे कोयल रखा जाएगा या फिर कबूतर रखे जाएंगे, इस टाइप के रखे जाएंगे तो वो उसको छोड़ा जाता है, तो जाकर उस शहर को और कितना दूर पर जा रहा है वो उसको देखेगा, वो वापस आ रहा है या फिर जा रहा है। अगर वापस आ गया तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दूर है, और वापस नहीं आया तो समझ लीजिए कई कितने देर में वो वापस आ रहे हैं, कितने देर में वापस नहीं आया। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो कबूतर गया वापस नहीं आया तो समझिए शहर बहुत पास है। तो वो एक आँख का ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो चीज़ें आकार को कम कर देता है, इसलिए वो कन्वर्जिंग करता है। तो देखिए इसमें जो मोटे वाले लेंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये कटिंग होता है इस टाइप का। अब जब यहाँ पर लेंस प्रकाश जब जाता है तो क्या करेगा, इस प्रकाश को यहाँ पर बिल्कुल हूबहू इस टाइप का बनाएगा। देखिए ये क्या किया, ये प्रकाश को बिल्कुल यहाँ पर जब लाइट डाले होंगे प्रकाश को फैला दिया होगा। जब प्रकाश को फैला दिया होगा तो वहाँ पर ये क्या कन्वर्जिंग कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, इस तरह से प्रकाश फैल रहा है और इस तरह से प्रकाश मुड़ रहा है, एक जगह स्थिर हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पर सकारात्मक चीज़ें उपलब्ध हैं, तो इसलिए जब सकारात्मक चीज़ें एक जगह केंद्रित होगा तभी सकारात्मक होंगी। जबकि वहाँ निकट दृष्टि दोष में पतले वाले लेंस में हमने देखा था वो कन्वर्ज कर रहा था, और यहाँ पर कन्वर्जिंग जरूर है लेकिन यहाँ पर एक नकारात्मक यानी सकारात्मक चीज़ें उपलब्ध हैं। तो सकारात्मक ही होना यानी एक जगह केंद्रित होना को दर्शाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है और यहाँ पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा। तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि वहाँ पर दूसरे लेंस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए ठीक है, तब हम देखिए जो है हमारे पास माइनॉरिटी के हिसाब से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वहाँ का पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में कुछ पॉपुलेशन कम हो रहा है। उस पर हम ध्यान दे रहे हैं क्यों कम रहा है, जबकि मुस्लिम का तादाद बहुत ज़्यादा है, उसके बाद क्रिश्चियन है, सिख हैं, ईसाई हैं और जैन्स हैं, उसके बुद्धिस्ट दूसरे नंबर पर हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 चीज़ें उपलब्ध हैं और होती हैं 6, एक नहीं डेटा दिया गया है तो उसको डेटा को हम आगे चलकर डिस्क्रिप्टाई करेंगे। तब तक ये देखिए ये जो जनसंख्या दिया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा है, उसके बाद क्रिश्चियन है, उसके बाद इस तरीके से लास्ट में जैन्स है, और जैन वो लास्ट में ही है। एक और है वो बाहर 2014 में ज्वाइन किया गया था, उसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से जब चीज़ें जब चलेंगी 6 आएगा आपको सामने मेजोरिटी के हिसाब से। मेजोरिटी के हिसाब से देखिए, मेजोरिटी के हिसाब से कौन है, वो है हिंदू धर्म। माइनॉरिटी के हिसाब से है अल्पसंख्यक, जो कि 6 लोग उपस्थित थे। तो देखिए अल्पसंख्यक जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसका अधिनियम 1992 के हिसाब से इसको स्थापना किया गया था। 1992 में एनसीएम जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ था। इसकी स्थापना 1992 में हुआ था, और अनुच्छेद 29 से 2 भाग में इसमें किसी भी व्यक्ति या जाति या धर्म या किसी भाषा में हो उससे कोई भेदभाव नहीं करेगा। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति के मुताबिक इसमें ऐसा बात किया गया है, आप किसी भी भाषा में अपने किसी भी सब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी भाषा में। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं वेरिएशन है कि आप एमपी से हैं या फिर कर्नाटक से हैं तो यहाँ पर यूपी में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। किसी यूनिवर्सिटी में भाग ले लेंगे तो कर्नाटक भाषा नहीं बोल पाएंगे। बोलिए, आप शौक से बोलिए, अपने समुदाय में बोलिए। अगर आप हमारी भाषा ही नहीं पकड़ पा रहे तो बोलने से क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि वहाँ बोलने का लायक ही नहीं कर बोले। तो इसलिए इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं या फिर हिंदी का उच्च स्तर का हिंदी इस्तेमाल करते हैं, और या फिर जो लड़के गांव के होते हैं वो अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में देखिए एक रिपोर्ट आया था, एक अस्पताल था, 2 मैडम आपस में झगड़ गई थी, और एक जो बुजुर्ग था वो देख रहा था, कह रहे थे कि वो लड़कियां आपस में झगड़ जरूर रही हैं लेकिन दूसरे दूसरे भाषा में बात कर रही हैं। तब तक एक वकील था वो क्लेम कर दिया कि अस्पताल में ये सब लफड़ा नहीं चलेगा, आप लोग एक तरह की भाषा अप्लाई कीजिए, तो ताकि सब किसी को समझ में आए। क्योंकि लोग हंस रहे हैं लड़कियों के ऊपर, वो महिलाओं के ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि वो
वो जो नर्स थी वो साधारण नर्स तो नहीं थी, वो इस तरीके की बात करी तो लोगों में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा था, तो उसको केस किया गया। तो बाद में ये पता चला कि किसी भी भाषा में लोग बात तो कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर बोला जा रहा है इसका उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से देखिए, उन्हें अनुच्छेद 29 में जो शैक्षणिक संस्थानों में इसका प्रवेश लेने के लिए कोई भी बाधाएं नहीं है, आप किसी भी माध्यम से ले सकते हैं और किसी भी भाषा में शिक्षा ग्रहण भी कर सकते हैं। तो देखिए, शिक्षा को 1972 में वो 42वें संविधान संशोधन में किस समवर्ती सूची में शिक्षा को जोड़ा गया है, कहाँ पर जोड़ा गया है? 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को जोड़ा गया है। कौन से समवर्ती सूची में? तो देखिए, 7वें अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। संघ में क्या होता है? यूनियन चलता है, जिसमें यूनियन का मतलब केंद्र सरकार होता है। राज्य में राज्य होता है। समवर्ती में दोनों चीज़ें भाग लेती हैं, संघ भी है और राज्य भी है। तो देखिए, अभी कोरोना में अभी हाल में बात किया जाए, मोदी जी क्या कहे कि सभी स्कूलें बंद होनी चाहिए, तो वो दिल्ली से बोले थे, ना कि वो यूपी या एमपी या महाराष्ट्र से बोले थे। वो सभी के लिए बोले थे कि पूरी स्कूलें बंद होनी चाहिए। तो क्योंकि वो समवर्ती सूची में थे, इसलिए वो हिसाब से बोले कि आप सभी लोग यहाँ शीतकालीन में स्कूलें बंद कर दीजिए, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस हिसाब से देखिए, समवर्ती सूची में कोई भी बोल सकता है। हम अखिलेश यादव भी बोल सकते हैं, जो भी उस समय राज्य में रहा हो, तो वो चीज़ बोल सकते हैं। ऐसे ही स्टेट वाले अपना हिसाब किताब लगाते हैं। अगर इमरजेंसी जैसी चीज़ें आती हैं तो यहाँ के डीएम भी ऐसे ही आपातकालीन में भी स्कूलें बंद कर सकती हैं। तो कोई भी कहीं से भी स्कूल बंद करा सकता है, स्कूल ही नहीं, किसी भी कार्यालय, किसी भी ऑफिस को बंद करा सकते हैं। स्टेट में हो या सेंट्रल से हो, वो बंद कराने का पूरा अधिकार होता है। कौन सा है अधिकार? ये जब शिक्षा की बात आती है तभी ये कार्यक्रम होता है, बाकी सबका अलग अलग है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था। अभी 2020 में एक बदलाव आया है और उसके पहले 1996 और 1993, 1936 में ये नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में बदलाव किया गया था। और यहाँ पर देखिए, कस्तूरी रंगन जो थे यहाँ पर तीसरी बार बदलाव किए हैं। तो इस हिसाब से देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम के हिसाब से ये 11 जनवरी 2008 को मनाया जाता है। यहाँ देखिए, एसएससी वाले बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। 11 नवंबर 2008 से यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जबकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यहाँ पर इनका बर्थडे था, उस हिसाब से इनको मनाया जाता है। ये बच्चों से बहुत ही लगाव करते थे और लगाव करने के हिसाब से देखिए 11 नवंबर 2008 को जन्मदिन के हिसाब से इनको मनाया जाता है हर साल। कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड का नहीं बल्कि भारत का है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल जो ड्रॉप आउट होते हैं, वो औपचारिक शिक्षा देने के लिए और स्वास्थ्य जीवन कौशल के जागरूक संवेदनशील के लाभदायक के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। देखिए, जो अल्पसंख्यकों के समुदाय हैं, वो जो या फिर स्कूल ड्रॉप आउट हैं या फिर स्कूल जो छोड़ चुके हैं, वो औपचारिक चीज़ें ले रहे हैं। औपचारिक का मतलब है यूनिफॉर्म्स जैसी चीज़ें ले रहे हैं। वो ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो प्योर हों, प्योर स्कूल वाले लोग हों, या फिर ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि प्योर ना हो। जैसे आप इस समय कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस समय किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आप उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं या उस हिसाब से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे विश्वास है आप पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ज़रूर। तो मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने या नहीं हूँ, तो ये औपचारिक तरीके से किया जाता है, लेकिन ये माध्यम गलत है कि इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर देखने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ आप मोबाइल में कुछ भी खेल करके खेलते रहिए और हमारा लेक्चर भी सुनते रहिए, ऐसा नहीं है। वो अनौपचारिक हो गया, इस नियम का उल्लंघन है। पढ़िए, शुद्ध रूप से पढ़िए, औपचारिक रूप से पढ़िए, यूनि लेवल से पढ़िए, यूनिकॉर्न से पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें अपने आप ही सही हो जाएंगी, आपको सही करना पड़ेगा। ये देखिए, तो शिक्षा देना और स्वास्थ्य में
बदलाव करना, या फिर जीवन के कौशल के रूप में जो स्किल्स हैं, या फिर स्वास्थ्य हैं, या फिर पॉलिसीज़ हैं, या फिर शिक्षा के रूप में, उस सभी पर आपको जागरूकता होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति, जीवन के प्रति आप आगे चल करके क्या करेंगे, ये उसके प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, बारीक पूर्वक समझना पड़ेगा, उसका क्या आगे चलकर इम्पैक्ट पड़ता है, लाभ क्या होता है। जब आप लाभ से जोड़ते हैं तो आपकी पढ़ाई, आपका कौशल में कुछ निखार आता है, जो आपको एक तरोताज़ा उत्पन्न करता है। तो आगे हम इस बारे में नई मंजिल है योजना, जो कि 19.9 जनसंख्या था, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिक, जैन और पारसी को जोड़ा गया था। जो कि हम देखिए, जो पारसी हम बोले थे कि आगे चल करके 6 हम समुदाय को लाएंगे, जिसमें हम मुस्लिम को पहले स्थानांतरण पर किए थे, बाद में सिख आया था, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। ये पारसी वाला लास्ट में आया था, जो कि छठवां अनुसूची था, यानी 2004 में जैन को जोड़ा गया था लास्ट में। यहाँ पर देखिए, बैंक्स वाले यहाँ पर भी 2004 में इनको अपडेट किए थे। ये क्वेश्चन को पूछा गया था कब, 2014 में, ठीक है, एसबीआई में पूछा गया था। ऐसा ही इनका कुछ चीज़ें थी, जैन को 2004 में जोड़ा गया था, और यहाँ पर पारसी भी आगे चल कर के भी जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर के हम जब नई मंजिल की ओर देखते हैं, नई मंजिल एक स्कीम है जो जनसंख्या को गणना करता है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जो चीज़ें हैं वो 6 हैं। जनसंख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है, 6 है। तो आप याद रख लीजिएगा। तो जितने भी हमारे राष्ट्रगान हैं उसमें एक चीज़ नहीं था, वो कौन है, जैन धर्म नहीं था, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर देखिए, जो मछली उत्पादन है, ये देखिए, हमारे पास मछली उत्पादन बहुत ही बारीक पूर्वक किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जाल है ना, वो बहुत ही पुराना मॉडल है। लेकिन आजकल का जाल पकड़ने का तरीका बहुत ही अलग है। आज हम लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, इसमें इतना ज़्यादा हम लोग भाग लिए हैं ना, कि हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा मजबूत हिस्सा हो गया है कि या फिर केरला हो गया, या फिर महाराष्ट्र हो गया, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर ये आंध्र प्रदेश से जितने भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें हैं, हम लोग हिंद महासागर में पूरी तरीके से एक मायाजाल बिछाए हुए हैं कि वहाँ पर मछलियों को पकड़ सकें। वो कृत्रिम तरीके से हम लोग ऐसा नेट रखे हैं, वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं और आराम से मार्केट में उपलब्ध की जाती हैं। उसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि सब्जी हमारे पास बहुत कम है और लोग सब्जी ही नहीं खाते, क्योंकि सब्जी खाना, और लोगों को लगता है मैं सब्जी क्यों खाऊं, उनको पसंद ही नहीं है। फिर भी हम आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, PMMSY, जो है 10 दिसंबर 2020 को शुभारंभ किया गया था। इसका शुरुआत कितना किया था, 10 सितंबर 2020 को इसका क्या किया था, शुभारंभ किया गया था। जबकि PMSY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका फुल फॉर्म होता है PMSY का। देखिए, जो 7वीं योजना थी और 5वीं योजना, उसमें देखिए 1985 1990 में मछली और समुद्रों को उन्नयन कोण या उन उद्योगों में उत्पादन स्तर पर जोड़ दिया गया था, जिसको हम नीली क्रांति के रूप में हम जानते हैं। नीली क्रांति ही नीला से संबंधित है, जो हमारी अर्थ है वो नीला है, और नीला कैसे बना होगा, वो पानी से बना होगा। तो इस हिसाब से पानी में कौन रहता है, समुद्री जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली रहता है, समुद्री में रहने वाले हाथी, घोड़े, जितने भी हैं वहाँ के। तो वो 7वें स्तर पे थे। 7 हमारे पास यहाँ पर सी है, जिसको समुद्र कहते हैं। तो 7वां योजना है। तो इस हिसाब से वहाँ देखिए, वहाँ के जनक जो थे वो हीरालाल चौधरी को माना जाता है, जो एक बंगाली थे, वहाँ का तटवर्ती हिसाब से रहते थे। वहाँ का जो बिल्कुल निचला स्तर है वो बहुत ही गरीब थे, और गरीबी के कारण वहाँ पर रिसर्च किए, और रिसर्च से पता चला कि वो नीली क्रांति के जनक भी सामने आए। देखिए, अब उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं मोदी, और यहाँ पर मछली भी है। स्टार बोर्ड में भी ऐसा ही कुछ है, मछलियाँ उथल पुथल कर रही हैं, फिर भी हम उनसे संतुष्ट हैं। आगे देखिए, नीली क्रांति का उद्देश्य है कि मत्स्य और पोषण को सुनिश्चित करें, और जब पोषण जब सुनिश्चित हो जाता है तो दुगुना ही चलता है। दुगुना क्यों चलेगा, जब मत्स्य या पोषण क्यों होगा,
या देखिए, जो मछलियाँ होती हैं, जो मत्स्य होता है, मत्स्य में मत्स्य ही नहीं आता या फिर मछली ही नहीं आता। मत्स्य में ये केचुआ, जोक, ये जितने भी हैं पानी में रहने वाले चीज़ें, वो सब सारी चीज़ें आती हैं। या फिर देखिए, या प्रसंस्करण में जो भी चीज़ें आती हैं, प्रसंस्करण में मांस मीट में जितनी भी चीज़ें आती हैं, बकरा बकरी गाय भैंस जितनी भी चीज़ें आती हैं वो प्रसंस्करण में आती है। प्रसंस्करण से ही हमारा पोषण सुनिश्चित होगा। अगर हम इन पर हम बात करें उद्योग में, तो करोड़ों का फायदा होता है, करोड़ों का टर्नओवर होता है, जीडीपी भी इन पर काम करती है। तो जीडीपी को इस्तेमाल करते हुए आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जीडीपी कैसे हमारा ग्रोथ करती है, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मछली को पकड़ते हैं या फिर मछली को जिंदा रखते हैं, तालाबों में मेहनत करते हैं, तब मार्केट में उसको उतारते हैं, लोग उसको खरीदते हैं और किसी का घर गृहस्थी चलता है। और इस हिसाब से देखिए, इसमें धर्म भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा मछलियाँ भी नहीं है और न तो ज़्यादा तालाब को भी खोदा जा सकता है, क्योंकि रहने के लिए भी घर चाहिए। और हिसाब से अपना हिसाब देखिए, 2022 में 5 वर्षों का अवधि 1.5 करोड़ टन का 8% यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 8% आप और बढ़ाइए मछली को और उत्पादित कीजिए, क्योंकि भारत में मछलियों का उत्पादन बहुत ही गिर गया है। क्योंकि देखिए, अभी कुछ हाल में ऐसा ही कुछ प्रकोप था, जैसे कानपुर में एक यहाँ पर कंपनी थी, वो मछलियों को या नीला जहर दे दिया गया था, या फिर वो केमिकल्स की वजह से मछलियाँ मर गई थी। पता नहीं चला क्यों मछलियाँ मरी थी, लेकिन वहाँ पर मछलियाँ ज़रूर मरी थी। तो ढेर सारा नुकसान हुआ वहाँ पर, क्योंकि जो रहने वाले लोग थे, मछलियों से दुर्गंध के कारण कई लोग मर गए थे, इतना मछली ज़्यादा मरी थी। तो देखिए, करोड़ों का नुकसान तो ज़रूर हुआ, और यहाँ पर मछलियाँ मरी, मनुष्य भी मरे। तो क्यों मरे? वहाँ पर पोल्यूशन की वजह से मरे। तो 8% को उत्पादन करने के लिए हमारे पास बौद्धिक क्षमताएं भी होनी चाहिए, उसका रोकथाम भी होना चाहिए, क्योंकि पोषण सुनिश्चित होना चाहिए। तो आप 8% आप खुद को डेवलप कीजिए, कैसे आपको पढ़ना है, नहीं तो मछलियाँ जो हैं आप स्वयं में बदल जाएंगे। तो मछलियों का पालन करना सीखिए, और आगे हो सके तो आप मछली का ही उद्देश्य का पालन करें। ज़रूरी नहीं है आप इसी चीज़ का लड़ाई करते रहें, मुझे एसएससी करना है या बैंक करना है। आप कोई भी एक संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन उत्पादन कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स में जो है इकोनॉमी है, इंटरनेशनल, नेशनल और मिसलेसियस कुछ सबमिट है, पर्सनल पर बात करेंगे, साइंस एंड टेक है, और स्पोर्ट्स में भी बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स में भी है, तो चलिए देखिए जीएस में जो है करंट अफेयर्स में हम देखिए, एक है सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न कन्या के तीसरे स्थान पर रखा गया। यूनिकॉर्न क्या होता है? जो कि यूनियन से बना हो, यूनियन का मतलब 100 से ऊपर की कंपनियां हो, 100 करोड़ या $100 जितने भी हैं, वो चीज़ें यूनिकॉर्न में गणना की जाती हैं। 400 करोड़ या 400 या 100 के ऊपर हो तो यूनिकॉर्न में ही आता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है, ये तीसरे स्तर पर स्टार्टअप को रखा गया है। कौन सा स्टार्टअप था? वो थी कंपनियां थी। कौन सी कंपनियां थी? वो प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई हों, किस कोई भी कंपनियां हो, प्रौद्योगिकी होना चाहिए, नवीनीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो ये सैचुरेशन होना चाहिए। इस हिसाब से देखिए, सूचना प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, वो उनके मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर हैं। तो अभी हाल ही में ऐसा इनका स्टार्टअप था, उन पर एक बातचीत किए और उसके साथ ये करंट में जारी कर दिए। G20 शिखर सम्मेलन में इनका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, वसुधैव मतलब ये पृथ्वी होता है, और कुटुंबकम मतलब ये वैचारिक होता है। इसका कटु होना चाहिए, कटु का मतलब है बिल्कुल काट छाट होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, पृथ्वी बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, और तब जाकर ये शिखर सम्मेलन समाप्ति की ओर जाएगा, यानी वो सफलता की ओर जाएगा। कटुंबकम यानी वो आपको आपस में बांधे रखेगा कि मैं आपको ऐसा सपोर्ट दूंगा जिससे आपका देश, आपका राष्ट्र, आप स्वयं को जोड़ पाए हमसे, वैचारिक तालमेल से कटुंबकम हो सके। तो यहाँ पर देखिए, G20 का मूल मंत्र होता है, G20 का मूल मंत्र है, यानी मंत्र इनका है इस बार का, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। देखिए, एक धरती जो अर्थ था कटुंबकम या वसुधैव, वो उसका एक परिवार था, धरती पर एक परिवार है और परिवार पर एक भविष्य है। देखिए, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, भविष्य होगा, भविष्य किसका है? एक परिवार का है, और परिवार कहाँ पर होगा? एक धरती पर होगा। ये बिल्कुल सटीक चीज़ें हैं।
तो धरती एक ही है लेकिन वहाँ पर कई परिवार भी मौजूद हैं। तो हमारा परिवार है, आपका परिवार है, आपका परिवार हमारा परिवार है। क्योंकि मैं आपके बारे में सुनिश्चित करता हूँ आपका जीवन कैसा चलेगा, कि आप कैसा आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद किस हिसाब से आपको खुद को डेवलप करेंगे। मैं तो अपना पढ़ा करके पूरा कोर्स कर दिया, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे आगे लेकर, आपको किस हिसाब से लेकर जाना है, आपके ऊपर, भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ये था उनका मूल मंत्र था G20 का। अब इसमें देखिए, जो अक्षय ऊर्जा क्रांति जो था उसका एक सूर्य था और एक दुनिया थी, एक ग्रिड का उद्देश्य था। अभी गुजरात में देखिए हमारे पास सोलर पैनल ढेर सारे उपलब्ध हो रहे हैं गुजरात मॉडल में, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रिड है। ग्रिड कहने का मतलब यहाँ पर अमेरिका और ये अफ्रीका या फिर ये सऊदी अरबिया या फिर जितने भी हमारे आजू बाजू के कंट्री हैं, वो सभी लोग एक ग्रिड बना रहे हैं। सब सोलर पैनल पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर तार जोड़ जोड़ करके किसी भी देश में बिजली नहीं है तो वहाँ पर बिजली पहुँचा दिया जाएगा। तो पूरे कंट्री में बिजली का उत्पादन हो रहा है। किस हिसाब से? ये ग्रिड के हिसाब से। ग्रिड कौन है? ये सोलर पैनल वाले हैं। क्योंकि अक्षय होना बहुत ज़रूरी है। अक्षय ऊर्जा के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जब ग्रिड होगा, अक्षय ऊर्जा आएगा, तो न तो दिन होगा न तो रात होगा, वो अपने आप चलते रहेंगे और वो बैटरियाँ चार्ज रहेंगी और वो दिन पर उजाले करेंगे और घर में चकाचौंध रोशनी रहेगी। तो एक सूर्य है, एक हमारी दुनिया है और एक हमारे ग्रिड है। सूर्य के हिसाब से हमारी दुनिया घर उजाला होगा और वो ग्रिड का क्या होगा? हमारे बल्ब होगा। तो या फिर इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। ग्रिड कौन है? वो ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। दुनिया कौन है? दुनिया जिससे जुड़ा होगा ट्रांसफार्मर। और वो कौन है जो जुड़ा होगा? वो सूर्य होगा। सूर्य जैसे एक पैनल होगा जो अक्षय ऊर्जा को निर्धारित कर देगा। उसका एक उद्देश्य होगा सूर्य का, जो उसमें रेडिएशन पड़ेगा सोलर पैनल से होकर के बैटरी में उतरेगा, इन्वर्टर उसको देगा लाइट और आपका बल्ब ग्लो करेगा। इस तरीके से ये बहुत पहले से ही था। रेलवे, भारतीय रेलवे टूरिज्म के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उसने एक स्कीम लॉन्च की है। भारत सरकार एक भारत एक एक भारत और श्रेष्ठ भारत का योजना शुरुआत किया गया है। देखिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, क्यों? एक भारत ही था, वहाँ समय भी था और यहाँ पर श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्रालय ने कुछ ऐसा जारी किया है कि टूरिज्म को ध्यान में रखे हुए, जैसे आप बौद्ध गए या फिर गया गए या फिर आप बनारस से होकर के इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से होकर के उत्तराखंड गए, उत्तराखंड से होकर के आप गुजरात गए और इसी तरीके से यहाँ पर आप चले आए घूम फिर करके। यहाँ पर कौन है? आंध्र प्रदेश या फिर चेन्नई आए। तो जितने भी आए आप कहाँ पर आए? टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए आप क्या देख रहे हैं? बौद्धिक चीज़ें देख रहे हैं या बौद्धिक संपदाएं देख रहे हैं या ताजमहल देख रहे हैं या टूरिज्म? किसी भी चीज़ रेलगाड़ी से ही आप यात्रा करते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा बहुत कम करते हैं क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता है, जबकि रेलगाड़ी से यात्रा करना बहुत ही सरल होता है। आप लॉगिन कीजिए और यात्रा लॉगिन करने के बाद आप एक एप्लीकेशन लाएंगे और एप्लीकेशन से आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए, जो मंदिरों में जाना हो या गुरुद्वारे में जाना हो, मस्जिदों में जाना हो, आप जाइए और वहाँ पर जू में भी देखिए, भारत का एक बार जरूर भ्रमण कीजिए। तो देखिए, ऊर्जा मंत्रालय ने एक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण महत्व को ध्यान में रखते हुए एक बात कही है कि जो ऊर्जा चाहिए, हमें स्वच्छ ऊर्जा चाहिए जो वो संक्रमित हो। संक्रमित होने का मतलब वो होता है, ट्रांजिशन होता है कि हम जब ऊर्जा मंत्रालय से जब बात करते हैं, ऊर्जा मंत्रालय का क्या उद्देश्य होता है? जैसे बैटरी है, तो बैटरी स्वच्छ ही चीज़ें हैं, बैटरी स्वच्छ ऊर्जा दे रही है और वो संक्रमित है। संक्रमित कहने का मतलब है वो चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। बैटरी चार्ज उसका लो होगा और फिर उसको चार्ज, इसलिए संक्रमण हो गया। तो संक्रमण ही होगा, तो इसलिए स्वच्छ ऊर्जा हो गया। और पेट्रोल जो है वो स्वच्छ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डीजल भी स्वच्छ नहीं है। आप उसको डिस्चार्ज या चार्ज नहीं कर सकते, उसको पूरा फिल करेंगे फिर चलेगा, फिर फिल करेंगे, इस हिसाब से चलेगा। तो इस हिसाब से ये देखिए, स्वच्छ नहीं रहा पेट्रोल और डीजल, जबकि बैटरियाँ स्वच्छ हैं, यहाँ से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। आयुष मंत्रालय ने वन हर्बल और वन स्टैंडर्ड्स की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय मतलब आयुर्वेदा, यूनानी पद्धति है। तो इस हिसाब देखिए, वन हर्बल, हर्बल मतलब ये क्या होता है? जो पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं या फिर रहने वाले ये जो कीटे पतंगे हैं, उसमें से जो चीज़ें हर्बल हों, हर्बल मतलब हरी भरी चीज़ें हों,
वहाँ पर एक स्टैंडर्ड्स होता है। हरी बेरी जैसे नीम की पत्री है, सिकोया है या नीम है, या फिर जो भी है हमारे पास सरसों है या फिर सरसों का तेल है। तो देखिए हम जिस स्टेज में रहते हैं या फिर जिस स्टेट में रहते हैं, हमारे पास देखिए हम यूपी से बिलोंग करते हैं, ख़ास तौर से हम मिर्ज़ापुर से हैं। तो वहाँ देखिए हमारे पास सरसों है, सरसों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो सरसों का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जबकि आप साउथ में चले जाइए, केरला में, वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर सरसों नहीं होता, बल्कि कौन होता है, वहाँ पर नारियल होता है। नारियल का तेल वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, नारियल को तेल खाते हैं, नारियल से पीते हैं, नारियल से नहाते हैं। और हमारे यहाँ सरसों होता है और हम सरसों से नहाते हैं। ऐसा ही कुछ देश है जहाँ पर जो जैसा है उसी हिसाब से हम ढलते चले जाते हैं। तो ये इंसान है, इंसान अपना ही ये हर्बल बना रहा है, स्टैंडर्ड्स ला रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। ये हेल्दी होता है और इसका जो विपार्थ होता है या विपरीत होता है वो इल होता है। यंग्स आर ऑलवेज हेल्दी होता है। देखिए अब देखिए जो स्वास्थ्य होता है वो हेल्दी क्यों होगा? तो जो यंग्स होते हैं वो हमेशा स्वस्थ होते हैं। जरूरी नहीं है आप कोरोना से ग्रसित हैं तो स्वस्थ नहीं है। कोरोना का मतलब ये होता है कि डरना नहीं चाहिए। आप लड़ते रहिए और आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहिए। स्वास्थ्य ही, जरूरी नहीं है आप कोरोना से ही जाएं या कोरोना ही आपको ले जाए। कोरोना से कई लोग आप आगे देख करके अपना भविष्य उज्जवल कर चुके हैं, जबकि कोरोना में कई लोग अपनी जान भी गंवाए हैं। तो ढेर सारे डेटा मौजूद हैं पहले भी और आज भी, लेकिन वो कुछ चीज़ें अब आपको दर्शा रहा है कि अब कोरोना क्या है, उसे डरना चाहिए और अपग्रेडिंग सिस्टम भी जाना चाहिए कि एआई भी मौजूद है। शायद कोरोना का ही रूपांतरित है एआई। और ये कोरोना, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये 5G नेटवर्क, ये 6G नेटवर्क्स, ये सब क्या है आपको देखने पर पता चलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डरावनी है, लेकिन भेदभाव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जबकि यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम में यहाँ पर कोरोना है। अगर आप कहीं पर भी ध्यान नहीं दिए तो सूचकांक निफ्टी में ढेर सारा बदलाव हो जाएगा, आपके पूरे परिवार में या फिर इकोनॉमी में ढेर सारा गिरावट आ जाएगी। तो आपको कोरोना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आप डीमोटिव हो जाएंगे। कोरोना यानी शीत जुकाम जरूर पकड़ लेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप आईटी के डिपार्टमेंट में हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम में हैं, सब कुछ दुरुस्त करते रहिए। तो देखिए इसमें दो बीमारियां हैं वो इल हैं, वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रदूषित कर रही है वो बीमारियां हैं। अब देखिए औपचारिक का मतलब ये क्या होता है, फॉर्मल होता है। जबकि देखिए देयर इज नो फॉर्मल सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉग्स बीइंग प्रोसीड्स। तो देखिए जो जो डॉग्स हैं वो क्या करता है, वो नियम को तो ज़रूर फॉलो किया, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट नहीं मिला। इस हिसाब से वो अमेरिका से भारत में नहीं आ पाया और वो वहीं पर गिरता रहा। कौन है ये? कुत्ता है, और वो कुत्ता था ये बुलडॉग था। बुलडॉग बहुत ही श्रेष्ठ डॉग होते हैं। आप देख सकते हैं शहरों में ये चीज़ें तो हैं, लेकिन अपने गांव में नहीं है। अपने गांव में तो ये लंबे लंबे टांग और बड़े बड़े मुंह वाले हैं, और ये भौंकते बहुत अधिक हैं, जबकि बुलडॉग कम भौंकते हैं। ऐसा ही कुछ है। तो जहाँ पर है उस हिसाब से अगर बात की है तो ये फॉर्मल हो गया। जबकि यहाँ पर विपरीत की बात किए जाए अनफॉर्मल होगा। यहाँ पर विपरीत अनफॉर्मल अनौपचारिक है, ये आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल मतलब आप कपड़ा पहने हैं इस उद्देश्य से ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस लायक कपड़े पहनिए और ऑफिस में की तरह बातचीत कीजिए। तो ये इसका मतलब है कि आप फॉर्मल में हैं। अगर इनफॉर्मल में है, किसी को गाली गलौज दे करके बात करें, इसका मतलब आप दोस्त के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल हो गया। आप वही इंसान है, लेकिन बदलाव आपको तुरंत से आपसे मिल रहा है। गाली गलौज, गले लगना या किसी को मारना, डांटना, पीटना, ये अनियमित को फॉलो करना, ये अनौपचारिक है। तो देखिए जो अर्नाद है, इंटोनियन, जो अर्नाद मतलब इंटोनियन से मतलब यही है कि जो ध्वनियाँ होती हैं और नाद होता है, आप महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को, वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। देयर इज पॉसिबल ऑफ इंटोनियन इन वाटर, जो वाटर में हो रहा है, जो पानिया में हो रही है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि अगर आप पॉसिबिलिटीज़ अगर वहाँ पर पानी में बम फोड़ते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर वाइब्रेशन होगा, कुछ ऐसी होगा जो बाहर निकलता हुआ आपको प्रतीत होगा। हो सकता है बहुत ही ऊपर उठती हो पानी, हो सकता है वो पानी नीचे ही रहे, लेकिन जब बम फूटेगा तो आपको महसूस जरूर होगा। तो इसका देखिए एक विपरीत आ रही है,
वो कंट्राडिक्टरी आ रही है, विरोधाभास आ रहा है, यानी अंतःकरण में वो चीज़ें विरोधाभास ला रही हैं कि ऐसा चीज़ें नहीं होती, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, अंतर्नाद हो रहा है या फिर हो रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है, विरोधाभास में कंट्राडिक्टरी आ रहा है, यानी ऐसा चीज़ें नहीं होती, यानी विभेदास्पद चीज़ें आ रही हैं कि इसका विरोध कर रहा है कुल मिलाकर इंटोनियन का, कि इंटोनियन में ये होता है, जबकि विरोध में कंट्रोवर्सी चीज़ें ला रही हैं कि ये विरोध में नहीं होता। तो देखिए आशीर्वाद मत क्या होता है, वेलडिक्टरी। आशीर्वाद मत मतलब क्या होता है, वेलडिक्टरी में देखिए द प्रिस्ट वेलडिक्टरी इम्ब्रास्ड हिम। जो इम्ब्रास्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आशीर्वाद। जो प्रिस्ट होते हैं हमेशा आशीर्वाद देते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को। जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ का मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में जो श्रेष्ठ होंगे वो पृष्ठ मतलब पुजारी होते हैं। वो क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं किसको, इम्बार। आप बड़े भले बूढ़े जो भी हो, आप फलते फूलते रहें, डार पात लगते रहें, आप में पेड़ हो, ऐसा वो आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन वो विपरीत में क्या करते रहते हैं, उसका स्वागत करते रहें। आशीर्वाद क्या करेंगे, वो स्वागत करते रहेंगे कि ऐसा चीज़ें हैं। जबकि देखिए थोड़ा सा इसमें मिसिंग है आशीर्वाद में, फिर भी हम आगे चलकर इसको स्पष्टीकरण कर पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए प्रतिबिंब जो होता है रिफ्लेक्शन होता है। जो रिफ्लेक्शंस हैं वो प्रतिबिंब की ओर इशारा करती हैं, जबकि अवशोषण है ये एब्जॉर्ब की ओर इशारा करती हैं। जो प्रतिबिंब है वो क्या करती हैं, गांधी वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ विवेकानंद। जो देखिए रिफ्लेक्शन है, गांधी वाज रिफ्लेक्शन ऑफ विवेकानंद। जो गांधी थे किसके रिफ्लेक्शन में थे, विवेकानंद के रिफ्लेक्शन में थे। तो देखिए जो विवेकानंद थे वो किसके फॉलोअर रहे होंगे, उसके पहले हमारे जो पूर्वज थे उनके फॉलोअर रहे होंगे। लेकिन गांधी जी बाद में विवेकानंद को अपनाए कि विवेकानंद कहाँ पर ठीक थे और कहाँ पर गलत थे। उनके कुछ शुद्धियों को अशुद्ध किए और जो शुद्ध थी उसको ठीक ठीक समझे। तो इस तरीके से गांधी जी एक भी फॉलोअर रहे हैं किसके, विवेकानंद जी के। तो इस हिसाब से देखिए गुरु कौन हुआ, विवेकानंद। लेकिन यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या है, पूरा चीज़ वो अपने ऊपर उतारे, उसको लाए विवेकानंद को, और उसको देखे विवेकानंद क्या महसूस कर रहे थे उस समय। जब महसूस किए तो समझे कि यहाँ पर विवेकानंद जी गलत गलत थे, वहाँ पर मैं स्वयं हूँ। गांधी जी इस चीज़ को महसूस किए। लेकिन देखिए जो विपरीत में आ रहा है उसको अवशोषण किए, यानी ऑब्जर्व किए हैं कि मैं वो चीज़ था। लेकिन देखिए डोंट वरी, कंफ्यूज मत हुए, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शंस का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये विपरीत है। मैं बताते बताते वो चीज़ें भी बता देता हूँ जो कि आपको समझ नहीं आता। रिफ्लेक्शंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। रिफ्लेक्शंस क्या होता है, उल्टा होता है, एब्जॉर्ब होता है। देखिए अब हम तर्क वितर्क में आते हैं। तर्क संख्या में क्या होता है, 1 जनवरी 2022 को अगर रविवार था तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। देखिए 2022 अगर ऐसा है, 2022 ये क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसमें दो दो हैं लास्ट में, तो ये 4 से यानी 2 से डिवाइड ही हो जाएगा या फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब जनवरी 1 जनवरी रहा होगा तो क्या होगा 1 जनवरी के बाद कौन सा दिन रहा होगा। देखिए रविवार है तो 1 जनवरी है, तो जनवरी के बाद क्या करेंगे, 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक नंबर आएगा, डिजिट नंबर आएगा, दशमलव में नहीं आएगा बल्कि एक डिजिट आएगा। वो प्योर डिजिट होगा, रियल नंबर होगा, जबकि इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब है कि एक इसमें ऐड कर देंगे। जब एक हम ऐड कर देंगे रियल नंबर में से, तो रविवार में से एक ऐड कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इस तरीके से ये सोमवार होगा। तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, सोमवार हो जाएगा। ये देखिए, तो हम आगे चलते हैं कि आप समझ चुके हैं तर्क संख्या में क्या कह रहा था। अगर 1 जनवरी 2022 है यानी 2022 किससे कटेगा, 4 से कटेगा, और 4 से जब कटेगा तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार रविवार के बाद एक जोड़ देंगे। एक क्यों जोड़े हैं, वो रियल नंबर से जोड़े हैं, जो 4 से वो डिवाइड हुआ था। अगर 2023 रहा होता 4 से डिवाइड नहीं होता, यानी वो वही नंबर होता और आगे चल करके 2-3 नंबर का फ़र्क होता। तो ढेर सारा डिवाइड का हम रूल करते, पूरा वीक को जोड़ते, पूरे वीक में पूरे मंथ को जोड़ते, तब जा कर के हम बताते कि 2023 में कौन सी घटना किस तारीख कौन सा दिन में हुआ था। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो एक मोबाइल है उसका घंटा और मिनट वाले जो अनुपात है उसका योगफल कुछ ज्ञात करना है।
7:33 पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का मतलब जो पहले था 7:33 पर, और जो रात में था वो कितना था। पूर्वाह्न का मतलब क्या होता है कि बाद वाली चीज़, अपराह्न का मतलब ये पहले वाला चीज़। अब पूर्वाह्न मतलब 12 बजे के बाद वाला, दिन वाला हिस्सा को बात कर रहा है पूर्वाह्न। अब जबकि रात 4:30 बजे, 4:33 पर कितना समकोण बनाता है, तो देखिए 4 और 7 कितना हो जाएगा। 4 से सीधा 4 के बाद कितना जाएगा। 4 के बाद यानी 7 के बाद जोड़िए, 7 और 3 10, 3 हो गया, और 3 10 हो गया, कितना हो जाए 5, मतलब 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा। तो कितना हुआ था 5, 12, 7 5 12 हो गया, और उसके बाद 4 और जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4। तो ये 12 हम बजाए हैं, 5 को हम क्या किए हैं 12 बजाए हैं, जबकि ये 4, ये ही वाला 4 है यहाँ पर रखे हैं, ये 5 4 9। तो देखिए ये 9 आ गया। तो क्या कह रहा है, समकोण बनाने के लिए समकोण कैसे बना रहा होगा। तो आप ये घड़ी देखिए, यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा, ये 7, और ये 4 कह रहा है, 4 हम लेते हैं, ये 4 बज गया। तो ये कहाँ पर बन रहा है समकोण, ये भी एक समकोण है, देखो ये भी समकोण है। तो एक समकोण है, जबकि यहाँ पर भी देखो ढेर सारा समकोण को इंगित कर रहा है, तो 2 गुना समकोण को बना रहा है, ठीक है ना। एक ऊपर है एक नीचे है, तो 2 समकोण तो बना रहा है, तो यानी 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या 9 2 जा 18 होता है। 18 किस में ऑप्शन में, सी वाले में ऑप्शन है, तो इस हिसाब से देखिए 9 2 जा 18 होता है। तो कुल मिलाकर के जब समकोण की बात किया जाए, तो समकोण को देख लीजिए अपने यहाँ पर एंगल में बना लीजिए घड़ी को, और देखिए दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसा ही मैथ में भी एक फार्मूला है, जब आप वृत्त पढ़ेंगे कक्षा हाई स्कूल या 10 में पढ़ेंगे, या 9 में है, 9 में नहीं करीब 8 में है। वृत्त को एक चैप्टर दिया गया है मैथ में, और वृत्त का जब 1/2 करते हैं तो वहाँ पर एक 1/2 भी आता है जो इस वृत्त को दर्शाता है। अब घड़ी तो रही नहीं, क्या आप तो मैथ में आ गए हैं, तो मैथ को ही समझ लीजिए। तो कक्षा 8 की बातें हैं, तो आज कक्षा 8 को भी पढ़ सकते हैं, 10 में भी 9 में भी हैं शायद कुछ वृत्त की बातें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जो हेल्प सेंटर है स्टार बोर्ड आपका स्वागत जरूर करता है, और इसके साथ ही हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब टेलीग्राम जितने भी हैं, ट्विटर, और यहाँ पर हम आपको हेल्प कराएंगे। और साथ में जो भी समस्या आएगा स्टार बोर्ड आपका स्वागत करेगा। और इसमें कुछ चीज़ें और भी मौजूद हो रही हैं। चिड़ियों का चहल पहल कुछ ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा छाए छाए हैं, और बारिश होने की संभावना बढ़ गया है। साथ में सूरज की रोशनी भी कम पड़ रही है, और इस हिसाब से पेड़ भी थोड़े से मुरझाए हुए हैं। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, और साथ में कुछ लोग यहाँ पर पक्षियों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिए हैं। तो ट्विटर अपना है अलग ही एंगल दिखा रहा है, जबकि इंस्टाग्राम और यहाँ पर यूट्यूब अलग ही उनका चीज़ें चल रही हैं। अर्थ प्लैनेट में आपका स्वागत है, फिर भी हम अगले दिन में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए